आज हम लोग बात करेंगे फीडबैक ऑसिलेटर्स की। उससे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ हम चलेंगे वहाँ पे। अगर हमें याद हो तो हम लोगों ने जब ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ा था तो वहाँ पे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर ये भी पढ़ा था, जिसमें कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को एक ऐसे परिपथ में लगाते हैं जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगा हुआ हो। एक रजिस्टर लगा हो जिसका रेजिस्टेंस R है और एक इंडक्टर लगा हो जिसका इंडक्टेंस L हो। ओके, तो वो जब हमने लगाया तो उसमें तीन अलग अलग कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी थी। व्हेन k स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर या R इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 4L/c। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी कि k स्क्वायर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। और तीसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी कि व्हेन k स्क्वायर इज स्मॉलर देन ओमेगा स्क्वायर। ओके, वो हम सबको याद होगा। एक नहीं याद है तो एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लगाया जा रहा है। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर एक इंडक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट कह लीजिए, जिसमें इंडक्टर भी है और कैपेसिटर भी है। एक इंडक्टर है, रजिस्टर है और ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर ये लगा दिया गया। अब उसमें क्यू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी थी, उसको जब सॉल्व किया तो अलग अलग कंडीशंस बनी। याद आ रहा है? इसमें जो सोल्यूशन निकल के आया था कि हम लोगों ने माना था ए एक्सपोनेंट ऑफ mt एक सोल्यूशन हमने माना था। फिर m की वैल्यू आई थी स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वेयर k वॉज r अपॉन 2l, k वॉज r अपॉन 2l एंड ओमेगा वॉज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC, है ना। तो q बराबर निकल के आया था a1 e टू पावर माइनस k प्लस स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स t प्लस a2 एक्सपोनेंट ऑफ माइनस k माइनस स्क्वायर रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स t। और फिर बाद में a1 और a2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाला था अलग अलग इनिशियल कंडीशंस जो हमारी थी, और k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के आधार पर, k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के आधार पर कि जब k स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव था, नियरली इक्वल टू ज़ीरो था बट पॉजिटिव था, और फिर जब लेस देन जब नेगेटिव था यानी कि ये वैल्यू इमेजिनरी थी। तो जब ये वैल्यू इमेजिनरी थी, व्हेन k स्क्वायर वॉज स्मॉलर देन ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे हम लोगों को जो सलूशन मिला था q का, द q वॉज नथिंग बट q0 ई रेज टू पावर माइनस के टी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्राइम साइन ओमेगा प्राइम टी, ये मिला था। ओके, तो वेयर ओमेगा प्राइम वाज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, है ना। क्योंकि के स्क्वायर छोटा था ओमेगा स्क्वायर से, तो ये क्या आ जाता व्हेन, तो ये जे ओमेगा प्राइम हो जाता अगर के स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, वेयर जे इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये हम लोगों को सोल्यूशन उस समय मिला था, और ये हम लोगों ने देखा था कि ये जो e के पावर माइनस के टी है, दैट विल कट डाउन द एम्पलीट्यूड। साइन ओमेगा टी अगर होता, केवल साइन ओमेगा टी होता अगर केवल, तो वो जो एम्पलीट्यूड मिलता वो ऐसे बराबर मिलता, लेकिन e के पावर माइनस के टी होने की वजह से क्या था, एम्पलीट्यूड उसका कम होते जा रहा था। ये हम लोगों ने उसके अलग अलग एम्पलीट्यूड्स भी निकाले थे, उनका रेशियो भी निकाला था, फिर उसको लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट कहा था। वो सब हम लोगों ने काम किया हुआ था।
अब इसी सवाल में अगर ये कहे कोई कि व्हाट इफ आर बहुत छोटा हो, है ना, या आर लगभग जीरो हो, आर लगभग जीरो हो, तो अगर आर लगभग जीरो होगा तो के वॉज व्हाट, के वॉज नथिंग बट, कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है यहाँ, आर अपॉन टू एल। तो अगर आर जीरो होगा तो ई के पावर माइनस के टी का टर्म वन हो जाएगा, ई के पावर ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा था अब वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा ही नहीं, है ना। इसके मायने ये हुए कि इफ़ आर इज इक्वल टू ज़ीरो तो हमें ये एम्पलीट्यूड बराबर मिलता ही रहेगा। यानी कि अगर मैं एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर एक इंडक्टर के साथ लगा दूं, यानी कि कुछ ऐसी युक्ति कर लें, एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंडक्टर के साथ, ओके। तो दिस वाज, तो इसके लिए व्हाट विल बी क्यू, क्यू विल बी नथिंग बट क्यू ज़ीरो। अब ये वैल्यू तो हो जाएगी शून्य, के स्क्वायर ये भी जीरो हो जाएगा, है ना, ये के स्क्वायर ये जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा प्राइम ओमेगा के बराबर हो जाएगा। तो ओमेगा प्राइम ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए कि दिस क्यू बराबर जो हमने लिखा है, क्यू बराबर क्यू नॉट ई के पावर माइनस के टी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्राइम और साइन ओमेगा प्राइम टी, ये लिखा है ना। तो अगर के जीरो हो जाए तो यहाँ पर ये बचेगा क्या, क्यू बराबर क्यू नॉट, ये वन हो जाएगा, ये बच जाएगा ओमेगा प्राइम ओमेगा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओमेगा प्राइम ओमेगा के बराबर हो जाएगा, तो इससे एक कट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच जाएगा साइन ओमेगा टी के, ओके। तो ये बात बन जाएगी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए, है ना, तो अगर अपने को क्यू पता हो उसी तरीके से हम आई भी निकाल सकते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू, वहीं से जो पुराना हम लोगों ने पढ़ा है उसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो भी मिल जाएगा साइन ओमेगा टी, और जो वोल्टेज है अक्रॉस द कैपेसिटर वो मिल जाएगा हम लोगों को क्यू नॉट बाई सी। ये सारा उसी अप्रॉक्सीमेशन से हम निकाल सकते हैं, वहाँ पर भी हमने आई निकाला था और वी निकाला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, अच्छा ये सब आइडियल हैं, आइडियल यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिएक्टिव इनका इम्पीडेंस नहीं है, ठीक है ना, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होगा। तो कोई लॉस नहीं होगा तो इसका मतलब ये, अगर एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हम इंट्रोड्यूस कर दें एल में, एल के साथ उसको जोड़ दें, तो वो अनंत काल तक एक साइनोसॉइडल वेव ऐसे प्रोड्यूस करता रहेगा, कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, और ये काम प्रक्रिया चलती रहेगी, ठीक है। तो अब ऐसा है भाई कि ये तो आइडियल हो नहीं सकता, अगर आइडियल होता तो ऐसा काम हो जाता, ठीक। तो अब हम क्या करें, अब हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम एक काम करें कि ये जो हमें एम्पलीट्यूड मिल रहा है, सपोज ऐसा कुछ हमने बनाया और एक एम्पलीट्यूड मिल रहा है, उसको क्या करें कि हम उसको एम्पलीफाई कर दें, अपने एम्पलीफायर से एम्पलीफाई कर दें, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। जो एम्पलीट्यूड अगर डाउन हो रहा होगा, अगर कम हो रहा होगा, तो उसको क्या करेगा हमारा एम्पलीफायर, बढ़ा देगा, इन्हांस कर देगा। और उसी, अब चूंकि कैपेसिटर क्या है, धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा, तो हम क्या करें कि वो जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है उससे हम
कुछ पार्ट इनपुट में ऐड कर दें, यहाँ पर ऐड कर दें प्लस। तो इनिशियली जो हमको वोल्टेज मिला उसको क्या किया हमने, एम्पलीफाई किया, ठीक है। एम्पलीफाई करने के बाद उसका कुछ पार्ट, दिस बीटा इज फीडबैक फैक्टर, इज द एम्पलीफायर का आउटपुट है, स्मॉल ई हमारा इनिशियल इनपुट है जो हमने दिया है, यानी कि यहाँ पर जो कुछ भी ई आ रहा है, और ई सिंपल एक वोल्टेज को डिनोट कर रहा है और साइन ओमेगा टी के टर्म्स में है, यहाँ पर कोई उसका एक एम्पलीट्यूड होगा, ओके। तो अब क्या हो रहा है कि अब ये एक ऐसा सिस्टम बन गया, शुरू में फुल्ली चार्ज कैपेसिटर आपने लगाया, अब क्या हुआ, वो उसका एम्पलीट्यूड अगर कम हो रहा होगा आप तो उसको रोकने के लिए क्या किया आपने, एम्पलीफायर लगा दिया। एम्पलीफायर क्या करेगा, उसको बार बार एम्पलीफाई करता रहेगा। अब उसके आउटपुट से, एम्पलीफायर के आउटपुट से कुछ हिस्सा लेकर के बीटा टाइम्स आउटपुट का कुछ पार्ट बार बार हम इनपुट में ऐड करते जा रहे हैं, बार बार हम ऐड करते जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है, अगर कैपेसिटर चूंकि आइडियल नहीं है, ना कैपेसिटर आइडियल है ना इंडक्टर आइडियल है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे डीके करेगा एम्पलीट्यूड। तो लेकिन जो फीडबैक हम नेटवर्क लगा रहे हैं, कुछ पार्ट आउटपुट का हम इनपुट में ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो भी एम्पलीट्यूड है वो बना रहेगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड नथिंग बट फीडबैक एम्पलीफायर। हमने क्या किया, फीडबैकिंग कर दी, पीछे से हम कुछ ना कुछ उसको देते जा रहे हैं जिससे कि उसका एम्पलीट्यूड, उसकी जो एनर्जी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बना हुआ है। और ये क्या है, ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर यानी कि वो एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि साइनोसाइडल वेव प्रोड्यूस कर रही है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। एक्सटर्नल सोर्स क्या था कि एक बार हमने फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इंडक्टर के साथ जोड़ दिया है सीरीज में, बस दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद हमको लगातार वहाँ पे एम्पलीट्यूड ऐसे साइनोसाइडल वेव हमको मिलता जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटर। और ये क्या, ये फीडबैक एम्पलीफायर है। तो हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर ई इनपुट वोल्टेज है या इनपुट एम्पलीट्यूड है, बीटा क्या है, फीडबैक फैक्टर है, ये क्या है, आउटपुट है। तो अब अगर इसको ज़रा हम एक मैथमेटिकल वे में देखें तो टोटल जो इनपुट दिखेगा, टोटल जो इनपुट दिखेगा वो क्या है भाई, बीटा ई, सिंपल सी बात है। अच्छा, एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर का जो गेन होगा, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एम्पलीफायर के गेन को हम ए से डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज माय टोटल इनपुट। टोटल इनपुट वाज व्हाट, स्मॉल ई जो इनपुट हमने पहले से दिया था, प्लस बीटा टाइम्स ई। बीटा टाइम्स क्या है, फीडबैक फैक्टर, कैपिटल ई क्या है, आउटपुट है, उसका कुछ पार्ट, आउटपुट का कुछ पार्ट यानी बीटा टाइम्स पार्ट हम ऐड कर रहे हैं। फिर वो क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है। एम्पलीफाई हो रहा है यानी कि गेन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने को क्या मिलना चाहिए, फाइनल आउटपुट मिलना चाहिए, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज कैपिटल ई अपॉन स्मॉल ई, इसको हम कहेंगे ए एफ, यानी इसको कहेंगे गेन विद फीडबैक। गेन विद फीडबैक सिंपल क्या होता है भाई कि हमने ई दिया है और एम्पलीफायर से अगर हम गुजार रहे हैं इसको, जिसका गेन ए है, तो यहाँ पर ए टाइम्स ई आ जाएगा, वेयर कैपिटल ए इज द गेन विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक। और ए एफ क्या है, गेन विद फीडबैक। कैपिटल ई क्या है, आउटपुट है, स्मॉल ई क्या है, इनपुट है। चूंकि फीडबैक नेटवर्क लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर जो गेन आ रहा है उसको हम कहेंगे गेन विद फीडबैक। तो इस इक्वेशन की सहायता से अगर हम कैपिटल ई बाई स्मॉल ई निकालें तो वी विल गेट ए अपॉन 1 माइनस
बीटा टाइम्स ए, दिस इज नथिंग बट ए एफ। यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए सिंपल, इसको ओपन कर लीजिए, कैपिटल ई को एक तरफ ले आइए, स्मॉल ई से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट। तो ए एफ इज इक्वल टू, यानी कि अगर हमें किसी भी एम्पलीफायर का गेन विदाउट फीडबैक पता हो, फीडबैक फैक्टर पता हो, तो हम बता सकते हैं कि गेन विद फीडबैक कितना होगा। ओके, कहीं कहीं ए को जो है ओपन लूप गेन भी कहते हैं, ठीक है ना, ओपन लूप गेन कहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का लूप नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का आउटपुट से इनपुट नहीं ऐड किया गया है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन भी कहते हैं इसको। तो ये सवाल एक दो बार पूछा गया है कि आपको वैल्यू दे दिया गया ए का और बीटा का, और आपसे पूछ लिया कि ये कितना, सिंपल है, आप लगा सकते हैं। ओके, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ए बीटा a times beta, this is called loop transmission, loop transmission। अगर उसी से अगर हम a बीटा निकालना चाहें तो we will get a बीटा equals बीटा टाइम्स कैपिटल E डिवाइडेड बाई स्मॉल e प्लस बीटा E। निकाल सकते हैं, उसी से निकाल सकते हैं, इसी से सब निकलेंगे, ठीक है ना, कोई ऐसा बहुत बड़ा उसमें मैथमेटिक्स नहीं है, ये निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड लूप ट्रांसमिशन। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो गेन होगा, वेदर इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक या ये नेगेटिव फीडबैक है। ओके, तो अगर आप सोचिए, सपोज थोड़ी देर के लिए हम बात कर रहे हैं कि कॉमन इमीटर एम्पलीफायर हमने लगाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर इनपुट सिग्नल ऐसे हम दे रहे हैं तो यहाँ पर कैसा आएगा, इन्वर्ट होकर के आएगा 180 के फेज डिफरेंस के साथ। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लोगों ने कल इसकी चर्चा की थी, -GMRL आया था, तो माइनस साइन विल टेल यू दैट देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। यानी कि इनपुट अगर हमारा ऐसे है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रहा है, तो आउटपुट हमारा पहले ऐसे होगा, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ओके, तो देयर विल बी अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री। यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर ये हम दे रहे हैं इनपुट ऐसे, आउटपुट आएगा 180 फेज डिफरेंस के साथ। अब जो कुछ भी फीडबैक नेटवर्क हम लगा रहे हैं, जैसा अभी सपोज उस फीडबैक नेटवर्क में केवल इसका 10% हिस्सा हमने ले लिया, तो 10% अगर हिस्सा लिया है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव में होगा। और यहाँ पर जब दोनों का अब हम सम करेंगे, क्योंकि बीटा ई क्या आ रहा है, बीटा ई ऐसे आ रहा है, अब इनपुट स्मॉल ई कैसे है भाई, स्मॉल ई तो ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे जा रहा है, और बीटा ई कैसे आ रहा है, नीचे की तरफ से ऊपर जा रहा है। तो जब अब इसका सम करेंगे यहाँ पे तो क्या करेगा, वो हमारे इनपुट को ही डाउन कर देगा। ओके, इनपुट को ही डाउन कर देगा, तो जो हमारा गेन है, इफेक्टिव गेन है, जो गेन विद फीडबैक ए एफ है, वो इफेक्टिवली कितना हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि ए एफ हमारा इससे बड़ा हो या ए एफ हमारा ए से छोटा हो, दोनों बातें हो सकती हैं। तो एक मोटा मोटा एक ऐसा है कि अगर अपोजिट फेज में फीडबैक नेटवर्क दे रहा है तो उसे हम कह देंगे नेगेटिव फीडबैक है, और अगर फीडबैक नेटवर्क में हम वो उसके सेम फेज में हम कर रहे हैं तो ये रीजेनरेटिव है। तो दो तरीके के फीडबैक नेटवर्क हो सकते हैं, एक रीजेनरेटिव और दूसरा डीजेनरेटिव। ओके,
इसी को पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं, इसको नेगेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम ऐसा कर रहे हैं कि जो भी हम फीडबैक नेटवर्क ले रहे हैं वो ये देख रहे हैं मोटे मोटे तौर पे कि वेदर द फीडबैक नेटवर्क इज प्रोवाइडिंग इन द सेम फेज, इनपुट के साथ सेम फेज में है या नहीं, है ना। ओके, तो दिस इज बेसिक आइडिया अबाउट द फीडबैक एम्पलीफायर। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन थी AF इज इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस बीटा A, बड़ी इंटरेस्टिंग इक्वेशन है ये। आप जरा ये बताइए कि व्हाट इफ A इक्वल्स 1 बाई बीटा, अगर फीडबैक फैक्टर 1 अपॉन ओपन लूप गेन हो जाए तो जो फीडबैक नेटवर्क का गेन है ऐसा हो जाएगा A अपॉन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेयर AF वॉज वॉट, कैपिटल E अपॉन स्मॉल e, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम स्मॉल e कुछ दे ही नहीं रहे हैं, हमने स्मॉल e कुछ नहीं दिया, यानी कि एक तरीके से ये भी तो बता रहा है E अपॉन 0। तो बिना किसी इनपुट को दिए अगर हम ऐसा फीडबैक नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं, अभी तक क्या था भैया देखो, अभी तक हमने ये कहा कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर हम ये ऐसा लगाएंगे, फिर वो साइनोसॉइडल प्रोड्यूस करेगा, फिर हमने कहा कि बाहर से हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसको हम बार बार एम्पलीफाई कर रहे हैं और फीडबैक नेटवर्क के साथ उसको फीड कर रहे हैं सो दैट उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बना रहे। अब हम ये कह रहे हैं कि जो फीडबैक नेटवर्क हमने बनाया है, तो फीडबैक नेटवर्क का जो बीटा है या फीडबैक पार्ट ऑफ द फीडबैक नेटवर्क कह लीजिए, फीडबैक फैक्टर कह लीजिए उसको, है ना, वो अगर ऐसा हो जाए कि हमारे एम्पलीफायर के गेन का 1 अपॉन हो जाए, वो बीटा बराबर 1 बाई ए या ए बराबर 1 बाई बीटा, दोनों बातें सत्य हैं, है ना, या बीटा बराबर 1 बाई ए कह लो चाहे ए बराबर 1 बाई बीटा, इन जनरल बीटा बराबर 1 बाई ए ही कहते हैं क्योंकि दिस इज द फीडबैक फैक्टर। तो फीडबैक फैक्टर अगर ऐसा हो जाए कि 1 अपॉन द गेन ऑफ ओपन लूप गेन ऑफ एम्पलीफायर हो जाए, तो बिना किसी अब इस स्मॉल ई की भी ज़रूरत हमें नहीं है। तो बिना किसी सोर्स के हम आउटपुट लेते रहेंगे, यानी कि अब हमें फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि जो फीडबैक फैक्टर है वो हमारे ओपन लूप गेन का रेसिप्रोकल हो। ओके, सो दिस इज द बार्कहाउसन क्राइटेरिया, इसको कहते हैं बार्कहाउसन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, है ना, इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड BARK, बार्कहाउसन, HAUSSEN, बार्कहाउसन कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। अभी फुल्ली चार्ज कैपेसिटर जब लगाया था तो वहाँ पे इसको हम नहीं कह सकते कि वहाँ पे भी ऑसिलेटर बन रहा है, वो ऑसिलेट कर रहा है, दैट इज़ टैंक सर्किट, कि एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर आप कहीं से चार्ज करके ले आए और इंडक्टर के साथ आपने उसको जोड़ दिया, चल रहा है काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का फुल्ली चार्ज कैपेसिटर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो अगर हम थोड़ा सा अपने सी एम्पलीफायर को देखें, सी एम्पलीफायर में हमने वोल्टेज गेन कितना निकाला था, -GM-RL, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो माई बीटा विल बी इक्वल टू -1 बाई GM-RL, वेयर GM वॉज, ये अपने को पता है कि HFE अपॉन HIE, ये हम लोग निकाल सकते हैं।
तो ये देखिए, ये बहुत छोटा सा यूनिट है, इससे आपको सवाल आता है और निश्चित रूप से ही सवाल आएगा। एक सवाल आपको आएगा, चाहे बारखाउसन क्राइटेरिया के बारे में पूछेगा, चाहे आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि ओपन लूप गेन है और क्लोज लूप गेन के बारे में बताइए, फीडबैक फैक्टर अगर आपको दिया हुआ हो तो कैसे आप करेंगे, ये आप उसको कर सकते हैं। अब बेसिक दो सर्किट पूछी जाती है कभी कभी, एक्चुअली तीन सर्किट हैं आपके कोर्स में। इन जनरल दो सर्किट पूछी जाती है, या तो हार्टले पूछी जाती है या तो कॉलपिट्स पूछी जाती है। तो एक जो बेसिक सी एम्पलीफायर है, बेसिक सी एम्पलीफायर है वो आ, उसको हम कहते हैं, अगर बेसिक सी ई एम्पलीफायर अगर मैं बनाऊं, ओके, तो ये एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बिल्कुल एकदम इसको याद कर लीजिए, चाहे जितनी मेहनत लगे, लेकिन ये याद होना चाहिए। ये हमारा एक बेसिक सीई एम्पलीफायर है। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल डिवाइडर का हमने इसमें बायसिंग किया हुआ है। बायसिंग जैसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करते हैं तो उसको कहते हैं ना बायसिंग। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर में पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह तभी काम करेगा जब हमारा एमीटर बेस जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड हो। तो ये जो सारी युक्ति लगाई गई है, ये जो रेजिस्टेंस लगाए गए हैं R1, R2, RC, RE और ये प्लस VCC, ये इसीलिए लगाया गया है सो दैट कि हमारा एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस बना रहे और कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस्ड बना रहे। तो दिस इज द बेसिक सीई एम्पलीफायर। तो बेसिक सी एम्पलीफायर के साथ अगर हमें ऑसिलेटर बनाना है, तो ऑसिलेटर बनाना है तो बाहर से सोर्स, अभी क्या एम्पलीफायर है तो बाहर से हम सोर्स दे रहे हैं, वो आउटपुट में हम ले रहे हैं। तो अगर हमें ऑसिलेटर बनाना है तो एक्सटर्नल सोर्स नहीं होगा। तो देयर आर टू बेसिक ऑसिलेटर सर्किट, एक है हार्टले, हार्टले ऑसिलेटर, और एक दूसरा है, एक है, फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकेंड वन इज कॉलपिट्स, सॉरी कॉलपिट्स, डबल टी है शायद, कॉलपिट्स। और तीसरा है, एक तीसरा ऑसिलेटर भी है, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ओहो, कहाँ चला जा रहा है ये, इसको तीसरा नाम दे दें, TUNED, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। ओके, तीन है बेसिक। इन जनरल परीक्षा में हार्टले और कॉलपिट्स ही पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं। तो अब अपने को इनपुट नहीं लगाना है, तो बेसिक एम्पलीफायर का जो सर्किट डिज़ाइन है वो वही रहेगा। तो पहले अगर हम हार्टले की बात करें तो हार्टले कुछ ऐसा दिखेगा। अच्छा, इसमें दो कैपेसिटर भी लगे होते हैं जिसको हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर कहते हैं, कपलिंग कैपेसिटर कहते हैं। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है, बाईपास कैपेसिटर जिसको कहते हैं। ओके, इसको CE नाम दिया गया है, बाईपास कैपेसिटर CE। तो ये बेसिक जो इतनी सर्किट है, अगर इसका मैं कलर चेंज करूं, बेसिक कितना है, बेसिक इतना है, ये इतना रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो थोड़ा बहुत टैंक सर्किट हम कौन से लगा रहे हैं वो उसमें मॉडिफिकेशन होगा केवल। तो
हार्टले जो है कुछ ऐसा है, एक बेसिक सी एम्पलीफायर पहले बना लीजिए पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के साथ। ये कनेक्टेड है, चाहे कॉमन बेस बनाइए, चाहे सॉरी पीएनपी बनाइए, चाहे एनपीएन बनाइए। किताब में आपके पीएनपी दिया हुआ है तो हम भी वही बना देते हैं, जो कि याद है मुझे थोड़ा बहुत। यहाँ पे एक इंडक्टर लगा होना चाहिए। बस हो गया, ये इतना ही है। ये आर ई है, ये सी ई है, ठीक। अब जो आता है वो है हमारा फीडबैक नेटवर्क। ओके, तो फीडबैक नेटवर्क में कॉलपिट्स में ये कुछ इस तरीके से है। ये वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल, और यहाँ पर इसका जो पार्ट है वो हमारे इनपुट में जा रहा है विद द कैपेसिटर, जो हमारा ब्लॉकेज कैपेसिटर है। और यहाँ पे एक सी होना चाहिए जो कि उसमें भी था, और यहाँ से उसको सोर्स मिल रहा होगा। तो पार्ट ऑफ द आउटपुट आप देखिए कि यहाँ से हम आउटपुट ले रहे थे पिछली सर्किट में, यहाँ से हम आउटपुट ले रहे हैं। तो आउटपुट का कुछ पार्ट ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है, इस फीडबैक नेटवर्क में जा रहा है, और यहाँ से ये वापस से इनपुट में चला जा रहा है। दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज RC, दिस इज RE, दिस इज CE। इसको कहते हैं ब्लॉकेज, इसको कहते हैं कपलिंग कैपेसिटर, और ये L1 और ये L2 और ये C। ऑब्वियसली यहाँ पे PNP लिया है तो माइनस VCC, ठीक है ना। तो दिस इज समथिंग कि ये हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ओके, देयर विल बी अ ग्राउंड आल्सो, और यहाँ पे प्लस VCC, ठीक है। तो दिस इज हार्टले। हार्टले हार्टले ऑसिलेटर। इसमें बेसिक फंडा क्या है? फंडा इसमें ये है कि यहाँ पर जो इंडक्टर है वो रोल कर रहा है, हमारे जो इंडक्टिव क्वाइल है वो इमीटर से लगा हुआ है, और ये फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है हमारे एम्पलीफायर को। तो हम जब हमें कोई चीज़ एम्पलीफाई करनी होती थी तो हम बाहर से उसको इनपुट देते थे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल इनपुट नहीं है। पार्ट ऑफ द आउटपुट इज कनेक्टेड विद इनपुट। और कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि बीटा इज 1/A। ये जो चूज कर रहे हैं हम L1, L2 और C की वैल्यू, ये इस तरीके से हम चूज करेंगे जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। देयर विल बी नो ऑसिलेशंस, देयर विल बी नो साइनोसॉइडल आउटपुट। ओके, कॉलपिट्स में इसी चीज को चेंज कर दीजिएगा। दोनों देखिए बिल्कुल सेम है, हार्टले और कॉलपिट्स बिल्कुल एकदम सेम है, केवल इंटरचेंज हो जाना है रोल हमारे L और C का। तो हार्टले में क्या है याद करने में, देखिए इसीलिए हार्टले और कॉलपिट्स सुविधाजनक है। हमारा PNP ले लीजिए, यहाँ से बाईपास कैपेसिटर ले लीजिए, यहाँ पे दो अलग अलग कैपेसिटर लगे हैं। ये हमारी टैंक सर्किट, और यहाँ से कपलिंग कैपेसिटर में ऐड हो गया है। ओके, और यहाँ पे अगेन इंडक्टर, मैंने RC तो नहीं लिख दिया, सॉरी, दिस इज नॉट RC, दिस इज L। इंडक्टर लगा हुआ है, दिस इज नॉट रजिस्टर। ओके, दिस इज L। यहाँ पे इसको L लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, और ये जो आउटपुट है इट इज़ नाउ कनेक्टेड विद एक
ब्लॉकेज कैपेसिटर के साथ यहाँ पर ऐड कर दिया हमने. सो दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज L. इसको दूसरा नाम दे दीजिए, LB नाम दे दीजिए इसको, R1, दिस R2, दिस इज RE, दिस इज CE, दिस इज ये अगर ब्लॉकिंग कैपेसिटर है तो ये कपलिंग कैपेसिटर है. दिस इज नथिंग बट कॉलपिट्स ऑसिलेटर. तो याद करना बिल्कुल आसान है. -VCC ग्राउंड होगा और +VCC दे सकते हैं. ठीक है, याद करना बेहद आसान है. एक में कैपेसिटर, अब हाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्टेड है, और ये पार्ट हमारा जा रहा है इनपुट में. ठीक है, तो इतनी चीज़ ही है, और ये हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है. किसी बार भी ऐसा नहीं होता है कि कॉलपिट्स और हार्टले ना पूछा जाए. सर्किट डायग्राम ही पूछा जाएगा, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा तो उम्मीद नहीं की जा सकती है आपसे कि ये कैसे काम कर रहा है उसको आप पूरा डिटेल में लिखें, है ना. अब एक है ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर. तो अभी तक जो टैंक सर्किट, दिस इज द टैंक सर्किट विच वी आर यूजिंग, या फीडबैक सर्किट विच वी आर यूजिंग फॉर द फीडबैक फैक्टर, फीडबैक नेटवर्क की तरह से उसको हम इस्तेमाल कर रहे थे. अब जो ट्यून कलेक्टर है, तो कलेक्टर में ही वो टैंक सर्किट लगा देंगे. कलेक्टर में जहाँ L लगा हुआ है वहीं पर हम टैंक सर्किट लगा देंगे. तो दैट विल बी द ट्यून्ड कलेक्टर. कलेक्टर इज नाउ ट्यून्ड समथिंग, है ना. ये हमारा R1 R2 एज यूजुअल, R1 R2, और ये हमारे पास यहाँ से नहीं आएगा, ऊपर से होकर के आएगा, एक इंडक्टर से होकर के आएगा. यहाँ से एक इंडक्टर लगेगा और ये फिर जाएगा हमारे बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर में. बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर में यहाँ पर हमारा एज यूजुअल RE और CE लगेगा. और कलेक्टर में हमको एक टैंक सर्किट लगा देनी है, एक ये L और यहाँ से एक C. जो LC का कॉम्बिनेशन हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक हमने एमीटर पे लगाया था, अब इसको हमने कलेक्टर पे लगा दिया. -VCC और ये ग्राउंड रहेगा +VCC. ओके, सो दिस इज R1 R2, this is L, this is C, this is RE, this is CE. This is what, this is tuned collector oscillator, TUNED होना चाहिए, collector oscillator. बेसिक आइडिया क्या है? बेसिक आइडिया, अगर हम ऑसिलेटर बना रहे हैं तो C एम्पलीफायर बनाएंगे. C एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या चाहिए भाई? R1 R2 RC. दिस इज व्हाट, दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर बायस. पोटेंशियल डिवाइडर हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना चाहते हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना चाहते हैं. ओके, दिस इज वाई वी हैव यूज पोटेंशियल डिवाइडर. और भी दूसरे बायस हो सकते हैं, फिक्स्ड बायस हो सकता है, एमीटर बायस हो सकता है. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बायसिंग विच कैन बी यूज्ड टू मेक श्योर कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस रहे, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस रहे. ठीक, तो ऐसा हम पर्टिकुलर अपने केस में पोटेंशियल डिवाइडर बायस का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हमारा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है. फिर हार्टले अगर होगा तो क्या है? L 2 हिस्सों में टूटेगा, और लगा कहाँ है? एमीटर वाला जो ग्राउंड है उससे लगा है, एक वेरिएबल कैपेसिटर लगा है. ओके, यहाँ पे L वेरिएबल होना चाहिए. जो हमारा कॉलपिट्स है उसमें L शुड बी, नहीं सॉरी, C ही वेरिएबल है, C वेरिएबल है. ओके, L फिक्स है. और इसी तरीके से ट्यून कलेक्टर में भी C वेरिएबल है. C को चेंज करके हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं. दिस इज़ द आइडिया कि अलग अलग
क्यों? क्योंकि सिंपल है, 1/LC। एल तो दोनों में से कोई भी कर लो, लेकिन इंडक्टर को वेरी करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, जबकि सी को वेरी करना आसान है एज़ कम्पेयर टू एल। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जब शुरू में हम लोग पढ़ रहे थे कि वेरिएबल कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं या वेरिएबल रेजिस्टेंस कैसे बना सकते हैं। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑसिलेटर्स। तो ऑसिलेटर में जो मेन है वो है बारखाउसन क्राइटेरिया। आपसे पूछा जाएगा, आपसे ए एफ और एफ के बारे में, ए एफ मतलब गेन विद फीडबैक और गेन विदाउट फीडबैक में रिलेशन पूछा जाएगा, है ना। तो सिंपल, बहुत आसान है। एक बेसिक रिलेशन ये आप याद रखिए कि अगर ऐसा है E प्लस बीटा टाइम्स E टाइम्स A विल बी इक्वल टू E। क्यों? क्योंकि एम्पलीफायर में हम क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वाज E, और फीडबैक नेटवर्क से हम कुछ पार्ट ऑफ द आउटपुट दे रहे हैं विच इज़ बीटा E, वो जा रहा है। और बेसिक शुरुआत कहाँ से हुई थी? टैंक सर्किट से हुई थी, जब हम एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर रहे थे L के साथ, तो हमें इस तरीके से साइनोसॉइडल आउटपुट मिल रहा था। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑसिलेटर्स में जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ये हैं। तो आई थिंक कि अब कोई टॉपिक ऐसा बचा नहीं है जो हम लोगों ने टच ना किया हो। एक सवाल आता है आपको वोल्टेज रेगुलेटर का, अगर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या नाम से कि, अच्छा, फ़िल्टर सर्किट देखिए कुछ छूटा हुआ है, तो प्लीज़ आप एक काम ये कर सकते हैं कि फ़िल्टर में एलसी फ़िल्टर वो थोड़ा सा आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। कहीं पे अगर प्रॉब्लम होगी तो नो डाउट उसमें हम बात कर सकते हैं। एक सवाल आता है वोल्टेज रेगुलेशन का जेनर डायोड में, तो वो सिंपल फार्मूले पर है कि कितना लोड, LOAD, लोड रेगुलेशन कितना हो रहा है। लोड रेगुलेशन इज नथिंग बट वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज नो लोड इंटू 100। दिस इज द लोड रेगुलेशन इन परसेंट। तो जेनरल डायोड का बेसिकली हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, इन जनरल रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन, अगर वो हमें 5 वोल्ट पे मिल गया तो वोल्टेज कितना भी बढ़ जाए, डायोड के क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट से अधिक नहीं बढ़ेगा। इनपुट का ही कितना बढ़ा लो, डायोड के क्रॉस वोल्टेज 5 वोल्ट 12 वोल्ट जितने भी वोल्ट का जेनर है वो उसमें उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये सवाल पूछता है लोड रेगुलेशन के बारे में बताइए। तो नो लोड और फुल लोड अगर दिया हो अपने को तो हम लोड रेगुलेशन निकाल सकते हैं। फ़िल्टर बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस पर। फ़िल्टर बेसिकली ऐसे होते हैं कि जो हमने जब रेक्टिफायर बनाया था, फुल वेव या ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, तो वो ऐसे ऐसे आ रहा था। एंड दिस इज़ नॉट डीसी, दिस इज़ नॉट डीसी। तो अब हम क्या करेंगे, एक फ़िल्टर लगा देंगे। हम आउटपुट में सपोज़ एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं शंट कैपेसिटर फ़िल्टर का, कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया और उसके बाद हम यहाँ पे अपना आउटपुट मेज़र कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये आउटपुट तभी आएगा जब ये कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज होगा, तभी यहाँ पर वोल्टेज अपीयर होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब होगा क्या, इसको मिटाते हैं ज़रा फिर से। अब होगा क्या कि ये सपोज ये हाफ साइकिल जा रही है, ठीक है, हाफ साइकिल जा रही है, ये हमारा शंट कैपेसिटर, इसको शंट कैपेसिटर फिल्टर कहते हैं, पैरेलल में लगाया हुआ है हमने, ये RL है। इस RL के अक्रॉस आउटपुट कैसा दिखेगा? अब क्या होगा कि ये हाफ साइकिल है, ये शुरू होगा पहले धीरे धीरे इधर से, तो जब ये हाफ साइकिल आएगी तो ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा। तो जब चार्ज होना शुरू होगा पहली बार, तो ये हमको ये आउटपुट मिलने लगेगा।
उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस हाफ के बाद क्या होगा, वोल्टेज घटने लगा है। तो वोल्टेज घटने लगा है तो क्या कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होने लगेगा। आरसी आरसी नेटवर्क है ना, आरसी नेटवर्क है ये। तो अब वो जो टाइम उसका कुछ हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे, आरसी का वैल्यू कुछ हम ऐसे लेंगे कि ऐसा ना हो कि इसी टाइम में वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाए। तो वो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। तो जब वो फुल्ली चार्ज होकर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, उतनी देर में ये दूसरा वाला ये आ जाएगा। तो क्या करेगा, वो फिर से उसको चार्ज अप करने लगेगा, फिर से उसको चार्ज अप करने लगेगा। तो ये पूरा डाउन, पूरा नीचे डिस्चार्ज नहीं होगा, क्या फिर से ऐसे आ जाएगा, फिर से ऐसे आ जाएगा, फिर से ऐसे आ जाएगा। तो क्या हो गया, पहले जो हमें ये ऐसा हाफ पूरा पूरा ऐसे दिख रहा था, वो ऐसा ना दिख करके हमें ऐसा दिखने लगा। कुछ हद तक वो स्मूदर हो जाएगा, है ना, कुछ हद तक वो स्मूथ हो जाएगा, कुछ हद तक वो डीसी की तरह दिखने लगेगा। डीसी यानी कि कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, बट दिस इज नॉट डीसी। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू दिस, रेक्टिफायर से जो आउटपुट निकला था उसमें अगर हम शंट कैपेसिटर फिल्टर लगा दें तो कुछ हद तक हमें स्ट्रेट लाइन मिलने लगेगी, है ना। तो इसी तरीके से आप दूसरे नेटवर्क को भी, आप आर एल नेटवर्क है, आर एल नेटवर्क है, उसमें क्या करते हैं, उसमें इंडक्टर लगा देते हैं सीरीज में, है ना। और सबसे जो अच्छा है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एल सी फिल्टर है। तो उसमें एल भी लगाते हैं, एल लगाते हैं, और यहाँ पर कैपेसिटर लगाते हैं। ये दिस इज़ द बेस्ट फिल्टर। सबसे ज़्यादा स्मूथनेस इसी में मिलेगी, केवल आरसी फिल्टर में नहीं मिलेगी, केवल आर एल फिल्टर में नहीं मिलेगी। आर एल फिल्टर कैसा होता है भाई, आर एल फिल्टर देखो ऐसा होता है, दिस इज आर एल फिल्टर, ये लोड है। अब होगा क्या यहाँ पर, ये भी चलो देख ही लो। होगा क्या कि ये जो आउटपुट आ रहा है, हाफ साइकिल इसका जो आना है वो शुरू होगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, ये उसको अपोज करेगा, क्यों, एल डी माइनस एल डी आई बाई डी टी, जिससे वो उत्पन्न हो रहा है वो एमएफ, वो उसका विरोध करेगा। तो क्या होगा, एक स्मूथनेस आ जाएगी। जब विरोध करेगा तो कम करंट पास होगी, कम करंट पास होगी तो वहाँ पे, अब फिर जैसे ही वो घटने लगेगा, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, एक टाइम के बाद घट रहा है, घटने लगेगा। जैसे ही वो घटने लगेगा तो वो उसको सपोर्ट करने लगेगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ये भी। पहले तो वो उसका विरोध करेगा तो कम ही करंट जाएगी, कम करंट जाएगी तो ये ऐसे बनेगा, और फिर ये ऐसे स्मूथनेस आ जाएगी, है ना। तो आरसी के केस में एम्पलीट्यूड थोड़ा सा अधिक होता है, और एलआर के केस में एम्पलीट्यूड थोड़ा डाउन होता है। तो ये थोड़ा सा आप, ये केवल पढ़ने के ऊपर है, समझ में आ जाएगा, इसको सुनने के बाद आपको समझ सकते हैं। तो ये है, ये फिल्टर सर्किट्स हैं हमारे, फिल्टर्स हैं। ओके, फिल्टर क्या कर रहे हैं, वो इसको स्मूथ करने का काम कर रहे हैं। जो रेक्टिफायर से हमारे निकला था, फुल वेव रेक्टिफायर से, उसको स्मूथ करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आई डोंट थिंक कि अब कुछ बचा हुआ है हम लोगों को पढ़ने के लिए। सारा कुछ लगभग लगभग मोर देन 90-95% कोर्स हम लोगों ने टच कर लिया है। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग तो कभी कुछ पूछते दिखाते हैं नहीं, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो अपनी तरफ से अब आप लोगों की जब भी परीक्षा है, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।